भाई कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो किराएदार और मकान मालिक का टॉपिक लेकर आया हूँ। देखो, आपके पास बहुत सारी इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं। तो डर ये होता है हम जो प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमारा किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। इस डर की वजह से आपकी प्रॉपर्टी काफी समय तक खाली पड़ी रहती है और खाली पड़ी पड़ी वो बेजान और उजाड़ सी हो जाती है। और आपको जो 2 रुपए की आमदनी होनी थी किराए से, वो आमदनी रुक जाती है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं समाधान लेकर आया हूँ कि किराए पे प्रॉपर्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। किराए पे प्रॉपर्टी देने से पहले किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे आने वाले फ्यूचर में ना हमें आज दिक्कत हो, ना आने वाले 10 साल में हमें कोई भी दिक्कत हो, और हमारी प्रॉपर्टी जो है बदस्तूर हमारी बनी रहे, उसमें कोई राज विवाद किसी तरह का ना पैदा हो। तो उन्हीं बातों को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। यदि आप अपना मकान या दुकान किराए पर देना चाहते हैं, या आप कोई मकान या दुकान किराए पर लेना चाहते हैं, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, तो मालिक को आप किस तरह भरोसा दिलाएंगे, किस तरह उसमें क्या प्रोसीजर आपको पूरा अपनाना है जिससे आपको मकान या दुकान किराए पर मिलने में कोई परेशानी ना हो और सामने वाले को देने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मकान की और उसके साथ साथ बात कर रहे हैं हम दुकान की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, टॉपिक आपको अच्छा लगे, आपकी समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं मकान दुकान किराए पर देने के नियम। बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है कि मकान और दुकान किराए पर देने के लिए क्या नियम हैं जो बिल्कुल जरूरी है। आप देश के किसी भी क्षेत्र से हैं, सबके जगह थोड़े बहुत नियम चेंज हो सकते हैं लेकिन नियम सब जगह हैं। यदि आप अपना मकान किसी व्यक्ति को किराए पर दे रहे हैं, चाहे वो मकान का एक कमरा दे रहे हैं, मकान का एक फ्लोर दे रहे हैं या फ्लैट दे रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है, जरूरी है। यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो कल के दिन अगर कोई मामला हो जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसके आपको सहभागी माना जाएगा। तो इसलिए किराएदार का अपने मकान में जो भी आप किराएदार रखें उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। दूसरी बात, अगर आप अपना मकान 11 महीने या उससे कम समय के लिए किराए पर दे रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट आप नोटरी करा सकते हैं, उसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। यदि आप 11 महीने या उससे अधिक के लिए किराए पर दे रहे हैं तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्ट्रार के सामने पूरा उसमें स्टाम्प वगैरह लगना जरूरी है। इसके खर्च बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 चीज अगर आप फॉलो करके चलेंगे आपको ना आज दिक्कत आएगी ना फ्यूचर में दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट की। 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है, क्या लिखा जाता है। देखो, उसमें रेंट एग्रीमेंट में मकान या दुकान मालिक का नाम पता लिखा होता है स्पष्ट तौर से, और जो आपका किराएदार है उसका नाम पता लिखा होता है। 2 चीजें हो गई। फिर आपकी इसमें आपने कब से लेके कब तक किराए पे दिया है वो अवधि इसमें मेंशन होती है। कितने रुपए महीना के हिसाब से किराया दिया है वो किराया लिखा होता है। किराए की अदायगी कौन सी तारीख में होगी वह लिखी होती है। ये एक मेन सी शर्तें होती हैं जो उसमें लिखी होती है। बिजली पानी अलग से कनेक्शन लेगा या आप अपनी ही लाइट उसे देंगे, ये चीज उसमें क्लियर लिखी होती है। और दुकान खाली या मकान जो खाली करना होता है उसके लिए साफ साफ उसमें लिखा जाता है। और उसमें एक शर्त ये होती है, यदि मकान दुकान मालिक और किराएदार की आपसी सहमति यानी दोनों पक्ष सहमति से तैयार होते हैं तो इस किराए की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए अलग से रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाएगा। तो ये चीजें उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई होती है। और जैसे ही आपकी अवधि पूर्ण हो जाती है और आप उसे अगर देना नहीं चाहते हैं तो आप उसे एक लेटर लिख के दे सकते हैं या आप उसे लीगल नोटिस वकील के माध्यम से भिजवा सकते हैं। कि आपका जो उसमें वो अपनी लीगल लैंग्वेज में लिख के पूरी फॉर्मेट में उसे भेज देगा और आपका मकान या दुकान समय पे खाली हो जाएगा। और यदि किसी कारणवश आपका किराएदार बेईमान है, उसके दिमाग में लालच आ गया है या उसकी जो है बदनीयती है, उसके कुछ और मामला चल रहा है और वो आपका मकान या दुकान खाली नहीं कर पाए, तो आप बेदखली का सूट भी संबंधित कोर्ट में दायर कर सकते हैं। और गारंटेड आपका मकान और दुकान, क्योंकि आपने एग्रीमेंट बनवाया है, एग्रीमेंट की सारी शर्तें क्लियर है, साफ साफ उसमें मेंशन किया हुआ है, वो आपका जो है बेदखली का वाद दायर भी होगा और आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपने देखा होगा किराएदार और मालिकों के मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। तो वे किन किराएदार और किन मालिकों के मुकदमे चलते हैं, उन किराएदार और उन मालिकों के मुकदमे चलते हैं जो प्रॉपर्टी किराए पे देने से पहले इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, ना कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, अगर मकान है ना पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, और कोई भी मामला वे सही नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके मामले अदालत में तारीख पे तारीख चलते रहते हैं। और आप जब प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके आप चलते हैं, तो आपका मामला अगर अदालत में भी जाएगा
तो वो इतना लंबा नहीं चलेगा। आपका मकान या दुकान जो होगा वो समय पे खाली होगा, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खाली कंपलसरी होगा। किराएदार पे कब्जा नहीं कर सकता, उसे खाली करनी पड़ेगी और उस अवधि का भी आपको किराया उसे देना पड़ेगा, जितने दिन या महीने आपका कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा है। तो प्रॉपर्टी को अपने किराए पर देने से बिल्कुल मत डरें, बिल्कुल मत घबराएं। अब एक मामला, एक आम चलन आपने देखा होगा कि 11 महीने का ज्यादातर एग्रीमेंट लिखवाते हैं। वो 11 महीने का एग्रीमेंट लिखवाने का चलन ये है कि मकान मालिक या दुकान मालिक के मन में ये रहता है कि अगर हम 11 महीने से ज्यादा का लिखवाएंगे तो किराएदार हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर ले। इस वजह से वो 11 महीने का इस सोच के साथ लिखवाते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। कानून देश का ये है, यदि आप कोई दुकान या मकान किराए पे देते हैं और वो 11 महीने या 11 महीने से कम समय के लिए दी जाती है, तो उसे आप नोटरी भी करा सकते हैं। उसे रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है और नोटरी में स्टाम्प भी कम लगता है। उसे आप 50 रुपए के स्टाम्प पे भी करा सकते हैं, 100 रुपए के स्टाम्प पे भी करा सकते हैं, 200 रुपए के, 500 रुपए के स्टाम्प पे भी नोटरी करा सकते हैं। कोई उसमें स्टाम्प की निश्चित राशि नहीं है। मैक्सिमम ज्यादातर 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पे लोग बाग किरायानामा लिखवाते हैं, उसमें खर्च भी कम आता है। और जब आप रजिस्टर्ड किरायानामा कराएंगे, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड बनवाएंगे, वो आपका रजिस्टर्ड जो है हर राज्य के अलग अलग हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आपको उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। यदि आपकी प्रॉपर्टी गांव में है, रूरल एरिया में है, तो वहां पे जो है 2% स्टाम्प आपको रजिस्ट्री पे देना पड़ेगा 1 साल के किराए का। 1 साल से ज्यादा की अवधि का दे रहे हैं तो उस पर 2 का 4 हो जाता है, 4 का 6 हो जाता है, मैक्सिमम 6% होता है, या उसके 2 गुना 3 गुना का 2% लगा लो, घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। तो वो ज्यादा किराया या ज्यादा से बचने के लिए लोग बाग क्या करते हैं कि वो उसका नोटरी ही करा लेते हैं। जबकि कानूनी तरीका क्या है कि यदि आप 11 महीने या 11 महीने से कम के लिए कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसे आप नोटरी करा सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, आपका मकान हो या दुकान हो, वो 11 महीने या 11 महीने से ज्यादा के लिए रेंट पे दे रहे हैं तो उसे आपको रजिस्टर्ड करानी चाहिए और उस पर पूरा स्टाम्प लगवाना चाहिए जितना उसकी स्टाम्प फीस होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2% है और शहरी क्षेत्र के लिए 4% स्टाम्प लगता है सालाना किराए का। और 1 साल से ज्यादा के लिए देते हैं तो 2 गुना किराए पे यही नियम लागू होगा। उससे ज्यादा के लिए देते हैं 3 गुना किराए पे। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहां पे आपको समझाऊंगा कि कितने किराए पे कितना स्टाम्प लगता है। और जो वैल्यूएशन निकल के आएगी उस वैल्यूएशन का सिर्फ 1% रसीद कटती है, निबंधन शुल्क उत्तर प्रदेश में कटता है। तो ये आपका सरकारी खर्च हो गया। और आपके जो भी एडवोकेट होंगे जिनके माध्यम से आप अपना किरायानामा तैयार करा रहे हैं, वे उसमें सारी शर्तें, सारी चीजें उसमें लिखते हैं। उनकी फीस होती है 2 से 5 हजार रुपए। वो जैसा भी जो एडवोकेट होता है वो अपनी फीस लेता है और 1,000 रुपए का खर्च होता है। तो इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में आपके 5 से 10 हजार रुपए का खर्च आ जाता है। जैसा किराया और जैसी अवधि उसी हिसाब से रेंट एग्रीमेंट में खर्च होता है। तो ये आपने दुकान या मकान 1 साल के लिए दिया हो, 11 महीने के लिए दिया हो, या 11 साल के लिए दिया हो, या 15 साल के लिए दिया हो, 25 साल के लिए दिया हो, तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि एक बात होती है कि जिसका 12 साल से किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो वो उसका मालिक हो जाएगा या मालिकाना हक का दावा कर देता है। यदि आपका किरायानामा बना हुआ है तो कोई भी आदमी मालिक ना होगा और ना मालिकाना हक का दावा कर सकता है। वो प्रतिकूल कब्जे वाला कानून अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, उसके नियम और शर्तें अलग हैं। तो वो यहाँ किराएदार और मकान मालिक पे, दुकान मालिक पे लागू नहीं होती। यहाँ जो आपका जो संबंध है मालिक और किराएदार का है। किराएदार 10 साल ले ले, 20 साल ले ले, 25 साल ले ले, वो उस प्रॉपर्टी का किराएदार ही रहेगा। और मालिक जो है वो हमेशा उस प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। मालिक के बाद अगर मालिक एक्सपायर हो जाता है अवधि में तो उसके जो वारिस हैं वे उसके मालिक होंगे, ना कि उसका किराएदार उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो ये वीडियो में किराएदार और मालिक के जो भ्रम की स्थिति समाज में फैली हुई है वो मैं समझा रहा हूँ कि 11 महीने का जो एग्रीमेंट है वो लोग बाग क्यों लिखवाते हैं और 11 महीने से अधिक का एग्रीमेंट क्यों लिखवाते हुए डरते हैं। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी यदि किसी का किराएदार और मकान मालिक या दुकान मालिक से संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी इस तरह की है जो आप जो है समझ नहीं पाए हैं, तो मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अगर टॉपिक अच्छा हुआ कमेंट्स का तो पूरी एक कंप्लीट वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगा और उसे आपके चैनल पर अपलोड करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।